जी नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे जिस बिंदु पर चर्चा की थी, आज उसी बिंदु के अंतिम चरण तक को हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज की इस कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अंतिम दिल्ली अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बारे में। वो सुल्तान इब्राहिम लोदी जिसने कि 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी। वो सुल्तान इब्राहिम लोदी जिसके शासन की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता उसका शासन का के समय का एक बहुत बड़ा भाग अपने ही अफगान सरदारों से संघर्ष करते हुए बीता। वो सुल्तान इब्राहिम लोदी जिसे अपने दौर की सबसे बड़ी शक्तिशाली राजपूत ताकत महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाने जाते, मेवाड़ के महाराणा सांगा से उसको युद्ध करना पड़ा। वो इब्राहिम लोदी जिसे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी 1526 में, जो इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह एक प्रकार से इब्राहिम की बदकिस्मती कही जा सकती है कि उसका मुकाबला जिन लोगों से हो रहा है वो अपने दौर के बहुत ही बेहतरीन सेनानायक है। और विशेष रूप से बाबर के बारे में तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक रूप से कही जा सकती है, क्योंकि बाबर उन लोगों में से था जिसका जीवन इतिहास में एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले उस संघर्ष के उस दौर के बारे में जो उसके ही अफगान सरदारों में उसके साथ हुआ। विद्यार्थियों, अफगान सरदारों में अब ये बात यकीनन और काफ़ी गहराई से बात बैठ चुकी थी कि सुल्तान इब्राहिम पर किसी भी स्थिति में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपने भाई जलाल खान के साथ जो समझौता किया था और जिसके मुताबिक ये तय हुआ था कि जलाल खान को जौनपुर का सूबा दिया जाएगा और बाकी दिल्ली इब्राहिम के पास रहेगा। लेकिन इब्राहिम ने अपने सरदारों के कहने से अपने इस वादे को तोड़ने का निश्चय किया। और जब जलाल खान कालपी तक ही पहुंचा था तो उसको आदेश दिया गया कि वापस दिल्ली आए। और इसके बावजूद एक बार और समझौता वयोवृद्ध अफगान सरदार, अनुभवी सरदार मलिक आदम काकर ने भी करवाया था, तो उसको भी तोड़ दिया गया। तो इन सब बातों के कारण अफगान सरदार उससे नाराज हो गए। इसके अलावा उसने साम्राज्य के काफ़ी महत्वपूर्ण सेनापति वजीर आजम हुमायूं सरवानी, जो वजीर तो नहीं था लेकिन सेनापति था, आजम हुमायूं सरवानी और उसके परिवार को ग्वालियर विजय के दौरान ही कैद करके दिल्ली जेल में डाल दिया। तो आजम हुमायूं सरवानी को कैद किया जाना, उसके बेटे को कैद किया जाना, उसके परिवार के लोगों को कैद किया जाना, यह एक ऐसी घटना थी जिसके कारण अफगान सरदारों के मन में ये बात बैठ गई कि किसी भी अफगान सरदार की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और उसका सम्मान खतरे में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने वजूद के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी विद्यार्थियों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही कि वजीर भुआ वो व्यक्ति था जो कि सुल्तान सिकंदर लोदी के समय भी सल्तनत का वजीर था और उसने इब्राहिम के समय में भी वजारत के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसका केवल एकमात्र यही दोस्त था कि वह चूंकि बूढ़ा हो गया था, चूंकि वृद्धावस्था के दौर से गुजर रहा था, तो इसलिए उतनी पूरी शिद्दत के साथ वो सेवाएं नहीं दे पा रहा था जितनी कि इब्राहिम उससे चाह रहा था। और सबसे बड़ी गलती ये की कि वजीर भुआ को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद नई वजारत या नए वजीर के पद पर उसी के बेटे को नियुक्त किया गया। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से वफादारी की उम्मीद की जा सकती है नए वजीर से? जिस व्यक्ति का पिता जेल के अंदर बैठा हो तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से वफादार नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में बगावतों का दौर चालू हो गया और आजम हुमायूं सरवानी के बेटे इस्लाम खान ने कड़ा में बगावत कर दी। और कड़ा की इस बगावत को कुचलने के लिए जो सेना सईद खान लोदी और अन्य लोगों के नेतृत्व में भेजी गई थी, वो सेना परास्त हुई और बाद में सईद खान लोदी और भी तथा बहुत सारे सरदार इस्लाम खान के साथ मिल गए
तो लगभग बागियों के पास एक बहुत बड़ी फौज हो गई। यह एक अपने आप में लड़ा जाने वाला बड़ा भयानक किस्म का युद्ध होने वाला था, जिसमें पिता अपने बेटे से लड़ने वाला था, चाचा अपने भतीजे से, मामा अपने भांजे से। तलवारों का युद्ध था, छुरों का युद्ध था, बर्छियों का युद्ध था और हर प्रकार के हथियारों का युद्ध था। तत्कालीन शेख यूसुफ कताल, जो इस युद्ध की विभीषिका से परिचित थे, उन्होंने बीच में पड़कर इस युद्ध को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला और एक बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और कहते हैं कि 10,000 अफगान इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। हालांकि बागी हारे और इब्राहिम विजय हुआ, लेकिन इसके बाद जो हम सबसे महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं, बात यह है कि अफगानों की एक महत्वपूर्ण नस्ल का काफ़ी हद तक अंत हुआ। 10,000 बहादुर अफगानों का मारा जाना लोदियों की ताकत के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी और जल्दी इसका खामियाजा इब्राहिम लोदी को उठाना पड़ा बाबर से होने वाले अपने संघर्ष के दौरान। और हम ये देखते हैं कि आनन फानन में जब पानीपत की लड़ाई हुई, तो आनन फानन में इब्राहिम ने अपनी दिल्ली की फ़ौज की संख्या को बढ़ाने के लिए, दिल्ली की फ़ौज की संख्या को ज़्यादा दिखाने के लिए सस्ते में इस प्रकार के सैनिक खरीदे जिनको कोई ज़्यादा अनुभव था ही नहीं। और यहाँ तक कि बाबर का तो ये कहना था कि बहुत सारे आम नागरिकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति इस प्रकार की थी कि हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम के पास पर्याप्त सैन्य बल नहीं था। तो वो कैसे हुआ जब 10,000 बहादुर अफगान आपके इस युद्ध में मारे गए? तो ऐसी स्थिति में इब्राहिम की यह सोच थी कि वह कठोरता के द्वारा अपनी सत्ता को पुनः कायम कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इतिहास ने अपने आप को दोहराया। सेम बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो रहा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बगावतों को निर्दयता से कुचला और सोचा कि आगे बगावत नहीं होगी, लेकिन पुनः बगावत का सिलसिला चालू हो गया। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर नाराज होकर उसके अफगान सरदार या तो उससे दूर भाग रहे या मिल रहे उसके शत्रुओं से। वो शत्रु जो मध्य एशिया के अंदर बैठकर अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा था, वह शक्तिशाली शत्रु जो मध्य एशिया से नज़र रखे हुए था हिंदुस्तान के ऊपर, और यह था अपने दौर का बेहतरीन सेनानायक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने कि 1504 में काबुल पर अधिकार करने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की और उसने यह तय किया कि वह हिंदुस्तान पर हमला करके अपने महान पूर्वज तैमूर के कारनामे को एक बार फिर से दोहराएगा। 1526 का निर्णायक हमला करने से पहले उसने कई छुटपुट हमले हिंदुस्तान पर किए। उसको सहयोग था दौलत खान लोधी का, उसका सहयोग था दिलावर खान का, उसको सहयोग था आलम खान का। और बाबरनामा के विवरण पर यकीन किया जाए तो उसका यह भी कहना था कि उसको खुद मेवाड़ की महाराणा सांगा ने भी आमंत्रित किया, लेकिन सांगा युद्ध के दौरान आया नहीं, इसलिए उसने सांगा पर काफिर सांगा पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया। हालांकि इन बातों की पुष्टि हम राणा सांगा और बाबर के साथ संघर्ष के जो विवरण थे उसके दौरान हम इन तमाम बातों का विश्लेषण कर चुके कि इस आरोप में किस हद तक सच्चाई थी भी अथवा नहीं थी। तो जो भी हो, 21 अप्रैल जो भी हो, अप्रैल 1526 में इब्राहिम और बाबर के बीच लड़ा गया यह युद्ध, यह एक टेक्नोलॉजी का युद्ध था। यह था बाबर के बेहतरीन और एशिया के सर्वश्रेष्ठ तोपखाने की युद्धक ताकत के प्रयोग का युद्ध था। यह था बाबर की बेहतरीन रक्षात्मक प्रणाली, तुलुगुमा प्रणाली के प्रयोग का युग था। और दूसरी बात यह है कि इब्राहिम जिससे लड़ रहा है वह कई युद्धों का विजेता था, कई युद्धों का अनुभवी था। खुद बाबर अपने बाबरनामा में इब्राहिम के बारे में लिखता है कि यह अनुभवी नौजवान युद्ध करना नहीं जानता, बहादुर है, लेकिन इससे पता नहीं कि युद्ध के मैदान में कब आगे बढ़ा जाए और युद्ध के मैदान में कब पीछे हटा जाए। बिना सोचे समझे यह आगे बढ़ जाता है और बिना सोचे समझे पीछे हटता है। तो इस तरीके से युद्ध नहीं लड़ा जाता। और कुछ ही समय में युद्ध का फैसला हो गया और हिंदुस्तान में पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप एक नवीन मुगल सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। वह मुगल सत्ता जो अपने पूरे शौर्य और प्रतिष्ठा के साथ 1857 तक इस देश में हुकूमत करती रही। जय हिंद, जय भारत।